डिसोल्यूशन की आपकी ये 5वीं क्लास है, 5th क्लास इन अ रो। बहुत अच्छा चल रहा है क्लास अभी तक, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो दोबारा रिवाइज कीजिए, ठीक है। देखिए 12th क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। 12th क्वेश्चन में क्या खास बात है पहले डिस्कस करते हैं। अगर मुझे बहुत ही आसान लग गया तो छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस बुक में दे रखे हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं। ABC were partners in a firm dealing in toilets article and sharing in profit and losses in the ratio of 4:3:3। बात समझ गए बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? As on 31st March 2017, as on 31st March 2017, they decided to dissolve the firm. They decided to what? Dissolve the firm. मैंने क्या बोला? अच्छा, as on 31st December 2017। आज शुरुआत में मेरा दिमाग क्यों हिलने लग गया है? कुछ लंबा क्लास हो जाए तो कभी बार हिलता है, कोई बात नहीं। As on 31st December 2017, they decided to dissolve the firm and B was appointed to realize the assets and distribute the profit. बी को चौधरी बना दिया गया। चौधरी समझते हो ना? सारा प्रोसेस तुम करोगे और उसके बदले में बी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। बी वॉज टू रिसीव 5% अमाउंट ऑफ रियलाइज्ड फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर्स एज इज रिम्यूनरेशन एंड ही इज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। जितने भी स्टॉक एंड डेटर्स सेल होंगे उसका 5% किसको मिल जाएगा? लेकिन बदले में बी को क्या करना पड़ेगा? सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस खुद ही करने पड़ेंगे। सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, देखिए उसके बाद ही इज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31st December 2017 वॉज गिवन बिलो। स्टार्ट करें। क्रेडिटर्स कैपिटल ए एंड बी, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक एंड कैपिटल सी। बैलेंस शीट के अंदर देख के तो बहुत साधारण सा सवाल लग रहा है। बी वॉज रिपोर्टेड दैट एसेट रियलाइज्ड, डेटर्स एंड स्टॉक, गुडविल 20,000, क्रेडिटर्स वर पेड 5,75,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स है कितना तुम्हारे पास? 5,90,000। उसको कितना पे कर रहे हो? 5,75,000। Other outstanding creditors were paid 5,000. Other outstanding creditors were paid what? 5,000. बहुत अच्छी बात है। The expense of realization aggregated to what? 6,000. ये भी अच्छा है। ये खर्चा कौन बियर करेगा? बी खुद बियर करेगा। लेकिन ये एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन एग्रीगेटेड 6,000 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पेमेंट गया कहाँ से है? बिजनेस से गया है। लेकिन पे किसको करना चाहिए था? बी को। तो बिजनेस बी से कहेगी कि भाई साहब जब आपको ऑलरेडी कमीशन दे चुके हैं तो ये खर्चा तुम बिजनेस से क्यों कर रहे हो? अगर बिजनेस से करोगे तो फिर तुम्हें क्या झेलना पड़ेगा? डेबिट। एक तरह से ड्राइंग्स हो गया ये। बी कहेगा भाई साहब खर्चा होने तो बिजनेस से, कोई बात नहीं, मेरे अकाउंट से क्या कर लेना? निकाल लेना। बात समझ गए? कहोगे कैसे पता चला कि बिजनेस से खर्चा हुआ? क्योंकि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था? एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन एग्रीगेटेड 6,000। मतलब पूरा खर्चा कितना हुआ है ये एग्रीगेट में, मतलब टुकड़े टुकड़े में खर्चा हुआ होगा और सबको जोड़ के कितना खर्चा बन रहा है? 6,000। अगर ये खर्चा बी ने किया तो फिर बिजनेस के बुक में क्यों लिखा हुआ है? बिजनेस की जानकारी में क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पैसे कहाँ से गए हैं? बी ने कहाँ से निकाल के खर्चा किया है? बिजनेस से। और बी को क्या झेलना पड़ेगा? डेबिट। और बी को क्रेडिट भी मिलेगा, किसका? कमीशन का। अगर ये खर्चा बी ने बिजनेस से नहीं किया होता तो फिर बी को डेबिट नहीं झेलना पड़ता। लेकिन बी ने बिजनेस से ही खर्चा किया क्योंकि बिजनेस इस इंफॉर्मेशन में लिख रखा है कि एग्रीगेट खर्चा कितना हुआ? 6,000। और वो एग्रीगेट खर्चा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ गए?
कई बार बच्चे दिमाग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर जब बी को कमीशन दिया तो ठीक है, कमीशन दिया, बी को क्रेडिट कर दिया, बी को डेबिट क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ मैं जवाब देता हूँ कि बी को डेबिट इसलिए कर रहे हैं कि जब एक बार कमीशन बी को दे दिया तो खर्चा किसको करना चाहिए था? बी को। और बी ने खर्चा कहाँ के थ्रू करवा लिया? बिजनेस के थ्रू। कहोगे आपको कैसे पता बिजनेस से करवा लिया उसने? क्योंकि लिखा हुआ है सवाल में, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही होता है। आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप नोट लिख देना वहाँ पे कि बी हैज़ बिन गिवन द क्रेडिट ऑफ कमीशन and B has to bear what? All the realization expenses on his own, but B ultimately taking the money from where? Business. It is written in the question, so it will be supposed to be what? Drawings of the B. थोड़ा सा इसको आवाज़ कम कर दिए पंखा का, एक बार घुमा दो। देख तो नहीं आपको अगर ये वीडियो मिलेगा तो आवाज़ की क्वालिटी इसकी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं पंखा नहीं चलाता। देखो ये ठीक है, इतना काफ़ी है, बहुत अच्छा है। मौसम बाहर भी अच्छा है, अंदर भी अच्छा है, टेम्परेचर दो कितना अच्छा है। अब थोड़ी अगर आपको हल्की हल्की गर्मी लगेगी ना, गुनगुनाती हुई गर्मी लगेगी, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तकलीफ में पढ़ाई अच्छी होती है। अगर बहुत कोजी सा इन्वायरमेंट, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा ना, तो ऐसा नींद आने लगेगी आपको। इससे थोड़ा तकलीफ झेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ठीक ठीक है, चिंता मत करना। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? एक्सक्यूज़ मी, क्या कहते हैं? कमीशन की बात समझा दिया ना? नोट्स भी लिख सकते हैं आप। A and B received 30,000 from C in full settlements of firm's claim of in। भाई A और B जो है C से सिर्फ 30,000 ले पा रहा है, जबकि C के ऊपर क्लेम कितना बनता है? ज़्यादा। तो ऑफकोर्स यहाँ क्या साबित हो रहा है कि C क्या है? इंसॉल्वेंट है। कहोगे सर कहीं लिखा तो नहीं है। लिखने के लिए क्या बाकी छोड़ दिया है? इनडायरेक्टली लिख रखा है। क्या हमेशा आप डायरेक्टली क्वेश्चन चाहेंगे? मुझे खुल के क्वेश्चन बता दे कि बी इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं बी नहीं, सी इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कभी कभार सवाल आपसे इनडायरेक्टली बात करेगा। सी पे क्लेम बनता मान लो 50,000 रुपये का, लेकिन सी से आप रिकवर कितना कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब सी क्यों नहीं 20,000 दे पा रहा है? उसकी मर्जी है क्या? नहीं, ऐसी मर्जी नहीं चलती है। इसका मतलब सी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया तो कितने पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए हैं? एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है। तो ऑफ कोर्स इसको किस तरीके से डील करेंगे आप? गार्डनर्स वर्सेस मरे से। कहोगे सर ऐसा कहा तो नहीं है, फिर भी करेंगे आप, क्योंकि वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी होती है तो हमें गार्डनर वर्सेस मरे रूल लगाना ही होता है। कुछ और लगाएंगे तब जब सवाल खुल के कहा होता है। सवाल चुप भी होता तो क्या लगाते हैं? गार्डनर वर्सेस मरे लगाते हैं। सवाल बोलता है गार्डनर वर्सेस मरे तो लगाना ही पड़ेगा, चुप रहेगा तो भी लगाना पड़ेगा। खुल के बोल देगा कि नहीं ये लगाओ ही मत, तो नहीं लगाएंगे। क्या सवाल में कुछ क्या रखा आपको डिफरेंटली? नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा? गार्डनर्स वर्सेस मरे। और गार्डनर वर्सेस मरे क्या है? जो इंसॉल्वेंसी लॉस बिकॉज ऑफ सी है उसको बांटेंगे किसमें? ए और बी में। और किस रेशियो बांटेंगे? कैपिटल रेशियो। देखिए बच्चों, अगर ये सवाल आप मुझसे करवाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में तो कुछ वैसे भी नहीं करना होता, वो पता ही है। रियलाइजेशन से लॉस आएगा, लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स में। करंट अकाउंट इसमें है नहीं। करंट अकाउंट नहीं होने का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टनर्स को लॉस कैश में लाने पड़ेंगे। इसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं, इसको रटवाना बोलते हैं। पिछले 3-4 क्लासेस से मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ ना, यही बात बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सवाल है, मुझे तो मत करवाइए, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मेन चीज़ें समझा चुका हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या सिखाया हूँ, क्या दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए रियलाइजेशन लॉस तो मैं दिखाना भी पसंद नहीं करूँगा। बी का जो कमीशन होगा वो कितना रिम्यूनरेशन होगा आप जानते हैं? जितना आपका स्टॉक बिकेगा, देखो ना, बी का रिम्यूनरेशन कितना होगा? स्टॉक कितना सेल हुआ है? सवाल में लिखा है, देखो स्टॉक कितना सेल हुआ? 350। डेटर कितना सेल हुआ है? 450। 4 3 7 1 8 लाख रुपया हो गया। 8 लाख का कितना परसेंट? 5%। 5% बी को क्या मिल गया? कमीशन मिल गया। और ये अमाउंट क्या होगा? बी में क्रेडिट भी हो जाएगा। ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर भी है,
क्योंकि कहीं नहीं लिख रखा है कि बी का कमीशन जो है ना सो ए और बी प्राइवेटली पे करेगा, ऐसा लिखा नहीं है। अगर लिखा होता प्राइवेटली पे करेगा तो फिर हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाते। बात समझ गए? यहाँ बी के कमीशन को रियलाइजेशन में ले गए क्योंकि प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं माना गया है। यहाँ देखिए ए इज कैपिटल तो छोड़िए, पहले किसका क्लोज करेंगे आप? सी इज कैपिटल। सी कितना पैसा आपको दे रहा है? ओनली 30,000। तो नुकसान कितना हो ये दोनों मिला करके, और ये लॉस कौन बांट लेगा? ए और बी। किस रेशियो में बांटेगा सर? कैपिटल रेशियो में। और कैपिटल रेशियो भी बेहद आसान है क्योंकि कैपिटल रेशियो में ना तो कोई रिजर्व प्लस होगा और ना कोई लॉसेस माइनस होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बैलेंस शीट में दिया नहीं है। जहाँ तक सवाल है आपका, कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना, और उसको बांट देंगे। फिर बाद में ए और बी को क्लोज करेंगे। और जो बी ने बिजनेस से खर्चा करवाया किसका? एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। देखो ना ये उसको क्या मान लिया गया? ट्रीटेड एज ड्राइंग, ड्राइंग मान लिया गया। ये सारी बातें आपसे कह चुका हूँ। 11 मिनट से लगातार मैं ये सवाल आपको समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। बेहद आसान सवाल है। गार्डनर्स वर्सेस मरे टॉपिक के बाद एक नया टॉपिक आ रहा है, लिखिए आप लोग, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। हालांकि आगे चल के गार्डनर्स वर्सेस मरे पे प्रैक्टिस करने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन अभी आपको बुक क्या कर रहा है? टॉपिक समझा रहा है। गार्डनर वर्सेस मरे हो गया, 3 4 5 क्वेश्चन उस पर कर लिए। अब क्या कर रहे हैं? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। हेडिंग लिखिए, ये जो मैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी करा रहा हूँ, ये वाला सवाल बीकॉम प्रोग्राम में भी आ सकता है, ये वाला सवाल, क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में डिफरेंट केसेस होते हैं। अभी जो मैं करा रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए कॉमन है। ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी, इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ? अब कोई भी पार्टनर सॉल्वेंट नहीं है, सारे क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। कोई भी बिजनेस को वापस नहीं कर पा रहा है। तो जानते हो इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स मतलब क्रेडिटर्स, बैंक लोन, उसको कौन देगा पैसा वापस? अब कोई नहीं दिला सकता है। वो कोर्ट में केस भी कर दिया, कोर्ट में केस भी कर दिया और कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया। क्या डिसीजन दे दिया? कि सारे पार्टनर क्या है? इंसॉल्वेंट है। उसको आप गोली नहीं मार सकते। देखो पैसा तो पैसा से रिटर्न होगा ना, कुछ नहीं कर सकते आप, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसमें गार्डनर वर्सेस मरे रूल लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि गार्डनर्स वर्सेस मरे तो तब लग रहा था जब किसी पार्टनर की हैसियत बची थी, कम से कम 2 पार्टनर की हैसियत बची थी तीसरे पार्टनर्स के लॉस को झेलने की। अब यहाँ कौन किसका लॉस झेल पाएगा? कोई किसी का नहीं झेल पाएगा, क्योंकि सारे क्या हो गए हैं? इंसॉल्वेंट। मज़ा आ गया? सारे क्या हो गए हैं? इंसॉल्वेंट। कोई किसी का लॉस नहीं झेल पाएगा। बात समझ गए बच्चों? तो आइए देखिए, अब ये बताइए कि इसमें क्या लिखा? सवाल पढ़िए, आपके पास सवाल, आपको सवाल दिखाया नहीं? सवाल देखिए आप। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का ये बहुत ही बेहद ही आसान सवाल है। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो जाने से कोई सवाल मुश्किल नहीं हो जाता है, बेहद ही आसान है। क्या आसान सवाल है सर? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March हैविंग 3 पार्टनर्स अल्फा बीटा एंड गामा। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर्ड व्हाट? इक्वली। अल्फा बीटा एंड गामा प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर करते थे? इक्वली शेयर करते थे। आगे है कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लॉस दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर, लॉस दिख रहा है, वो दिख रहा है ना आपको? हाँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल, अल्फा बीटा गामा। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, फर्म को बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी आपने सुना होगा, अभी कल का न्यूज़ है ये, जेट एयरवेज क्या है, लास्ट फ्लाइट थी कल उसकी, समथिंग 8,000 करोड़ के ऊपर का डेट है उसके ऊपर है, नहीं चुका पा रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं पे कर पा रहे। तो कैसी सिचुएशन आ गई अब? इंसॉल्वेंसी वाली। बात समझ गए ना? तो वही कह रहा हूँ, उस परिस्थिति में क्या होगा? बंद ही करना पड़ेगा, और बंद हुआ कल, पता नहीं आगे क्या होगा। बात समझ गए?
stock was sold for 9900 while furniture fetch what 5000. 4100 were received from debtors. बहुत अच्छी बात है. रियलाइजेशन एक्सपेंस टोटल रुपीज व्हाट 220. रियलाइजेशन एक्सपेंस कुल मिला के कितना आपका है 220 है. नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम बीटा एंड गामा बट 600 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अल्फाज प्राइवेट स्टेट. प्राइवेट एस्टेट मतलब क्या, जिसके घर पे जो जमीन जायदाद है. बिजनेस के एसेट बिजनेस के एस्टेट है, और प्राइवेट मतलब जो घर के उसके जमीन जायदाद क्या हो गए प्राइवेट हो गए. अल्फा बीटा तो पूरी तरह से दांत दिखा दिया, कुछ नहीं हो सकता उसका, सॉरी बीटा एंड गामा. लेकिन अल्फा ने क्या किया है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उसके एसेट को बेच के हो पाया. कितना 600. अब देखो, अगर सवाल में खुल के नहीं भी लिखा रहे कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, अगर सेंटेंस ये लिख दे कि अल्फा बीटा से रिकवर नहीं किया जा सकता है या गामा बीटा से रिकवर नहीं किया जा सकता है, अल्फा सिर्फ इतना ही दे सकता है, तो ये भी क्या शो कर रहा है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी शो कर रहा है. मान गए. तो सर इस केस में क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में तो कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ एक छोटा सा बदलाव होगा, और वो क्या होगा कि सर इस परिस्थिति में हम क्रेडिटर्स को या कोई भी लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. क्यों नहीं ट्रांसफ़र करेंगे सर, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हम क्रेडिटर्स को कितना पे करने वाले हैं. बात समझ गए क्या कहा मैंने, मुझे पता नहीं है कि क्रेडिटर्स को हम कितना पे करने वाले हैं. रियलाइजेशन अकाउंट में तो हम तब ले आते थे जब मुझे पता होता कि क्रेडिटर्स को एंड बैंक लोन को हम क्या करेंगे पे कर पाएंगे. लेकिन हमें पता ही नहीं है, पैसे ही सफिशिएंट हमारे पास नहीं है. तो क्रेडिटर्स एंड रियलाइजेशन को क्रेडिटर्स या एनी अदर लायबिलिटीज़ को इस परिस्थिति में रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उसकी पूरी पेमेंट पॉसिबल नहीं है, और कितनी पॉसिबल है मुझे पता नहीं है. अलग रखेंगे. अलग रख के मुझे एक फ़ायदा ये भी होगा कि हम ये पता लगा पाएंगे कि आखिरी में मैंने क्रेडिटर्स को या बैंक लोन को कितना नहीं चुका पाया, और जो नहीं चुका पाएंगे वो क्या होगा डेफिशिएंसी. किसी को नहीं दे पाएंगे वो सारा किस में ट्रांसफ़र होगा डेफिशिएंसी में. किसी से नहीं ले पाएंगे वो भी कहाँ ट्रांसफ़र होगा डेफिशिएंसी में. तो इस सवाल में डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा. तो पहला केस क्या हुआ लिख लीजिए कहीं पे आप. इस तरह के सवाल में मैं 13 क्वेश्चन या इसके से सारे सवाल के बारे में बात करता हूँ. लायबिलिटीज will not be transferred to realization account. Liabilities will not be transferred to realization account. Liabilities को हम realization account में ट्रांसफर नहीं करेंगे बच्चों. ओह समझ गए ना, क्यों नहीं करेंगे पता चल गया आपको. एक बात तो ये समझानी थी. दूसरी बात इसमें क्या समझानी है कि डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा. डेफिशिएंसी अकाउंट विल बी ओपनड. डेफिशिएंसी अकाउंट आप ओपन करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ, किसी को पे कर पाएंगे नहीं पे कर पाएंगे तो भी वो डेफिशिएंसी में जाएगा, और किसी से नहीं ले पाएंगे तो भी कहाँ जाएगा डेफिशिएंसी में. और जैसे पहले बैंक अकाउंट मैच करके हम पता लगाते थे कि मेरा सवाल सही है, उसी तरीके से यहाँ किसको मैच करवाएंगे हम डेफिशिएंसी. जितना हम नहीं ले पाए और जितना हम नहीं दे पाए दोनों क्या होगा यहाँ पे बराबर होगा, इक्वल होगा. यहाँ तक क्लियर होगी बच्चे बात है. तो देखिए कहोगे सर तो इस सवाल में क्या खास बात है जो आप सवाल करवाना चाहते हो. चलो ऐसे तो हम सारे सवाल में कुछ खास बात मुझे दिखता नहीं है, सिर्फ डिस्कस कर करके निकल नहीं सकते हैं, तो कुछ तो सवाल करना पड़ेगा ना. अब ये नया टॉपिक आएगा तो एक सवाल तो करना चाहिए मुझे कम से कम. आइए बनाइए मेरे साथ. क्या बनाते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट. बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ क्या बनाएंगे आप लोग,
सर रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन उससे पहले जो लायबिलिटीज है उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। लायबिलिटीज में कौन कौन सा है सर? एक तो है आपका लोन अकाउंट, लोन है, और दूसरा कौन है सर? क्रेडिटर्स अकाउंट, लोन अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना लीजिए यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर से? 4 हैं? 3 है, अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा, ये बीटा, और ये व्हाट? गामा। अल्फा बीटा एंड गामा। स्टार्ट कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट से। एसेट साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है? कैश। तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी रुक जाते हैं क्योंकि कैश अकाउंट के फिर मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा आपके लिए। रुक जाता हूँ अभी मैं, ठीक है ना। कैश को भी मैं अगले पेज पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। उसके बाद क्या बचा आपका? स्टॉक। आप बना सकते हैं कैश अकाउंट ना चाहें तो स्टॉक ट्रांसफ़र कीजिए रियलाइजेशन में। कितना स्टॉक है? कितना बताओ बच्चों? 15,630। 15,630 स्टॉक हो गया आपका। स्टॉक के बाद डेटर्स 4720। आप खुद देखते हो जब नया टॉपिक आ गया तो मैं क्या हो चुका हूँ? थोड़ा स्लो हो चुका हूँ। एक बार टॉपिक मैं सेट करता हूँ फिर थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूँ। डेटर्स के बाद बच्चों क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 9530। कैश नहीं, स्टॉक, डेटर्स एंड फर्नीचर हो गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में। लिखिए यहाँ पे 2 P&L। कितना अमाउंट है? 12,000। तो 12,000 को इक्वली बांटोगे ना? यस सर। चार हजार 4,000। उसके बाद सर, उसके बाद है लायबिलिटी साइड। क्या लिख रखा है? आई एम सॉरी, मैंने क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने से मना किया था ना, तो क्रेडिटर्स को कहाँ लिखोगे? यहाँ पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना क्रेडिटर्स है बताइए प्लीज? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? क्रेडिटर्स में है, एक्सक्यूज मी, 20,000। क्रेडिटर्स के बाद लोन। लोन में कितना है? 10,000। उसके बाद है कैपिटल। यहां तक तो बहुत ही आसान था सब कुछ। कैपिटल कितना है? 8,000, 6,000 एंड 1,000। मजा आ गया? आई एम सॉरी। 8,000, 6,000 एंड 1,000। नीचे पढ़िए। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 9,900। आइए सेल कर दीजिए उसको। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखिए। बाय व्हाट? बाय बैंक। बाय बैंक में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक रियलाइज्ड। कितना स्टॉक रियलाइज हुआ बताइए प्लीज? 9,900। और कुछ सेल हुआ है? फर्नीचर। कितना सेल हुआ फर्नीचर? 5,000। और डेटर से भी कुछ मिला है?
4,100। मजा आ गया। $9,900 प्लस 5,000 प्लस 4,100 कितना हो गया? 19,000 एग्जैक्टली आ गया। इतने पैसे आगे कहाँ ले जाओगे इसको? बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद और क्या हुआ है? नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम बीटा गामा बट 600 फ्रॉम व्हाट? अल्फा। तो अल्फा में क्या कर दीजिए, यहां लिखिए बाय बैंक अकाउंट। अल्फा में कितना डाल दीजिए? 600, और बीटा और गामा में छोड़ दीजिए। पूरा सवाल आपके हाथ में आ चुका है। बैंक में जितने पैसे हैं उसमें से सबसे पहले किसको पे करोगे? कल मैंने लिखाया था क्लास में आपको सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। मैंने कहा था रियलाइजेशन एक्सपेंस तो सबसे पहले दे दो क्योंकि वो एक्सपेंस है। उसके बाद जो पैसा बचता है बाहर वालों में या अंदर वालों में, सबसे पहले किसको बांटोगे? सिक्योर्ड लोन। उसके बाद किसको? अनसिक्योर्ड लोन। और सिक्योर्ड लोन किसको कहते हैं? जिस लोन को हमने लिया है किसी एसेट को गिरवी रख करके, सिक्योरिटी रख के, मॉर्गेज रख करके। तो यहां पे कौन सा सिक्योर्ड लोन है? लोन है। लोन लिखा हुआ यहां पे सिक्योर्ड, और वो किस बेसिस पे सिक्योरिटी है इसकी? फर्नीचर भी। तो फर्नीचर की सिक्योरिटी है, तो फर्नीचर को बेच करके जो पैसा आएगा, उसको सेल करके जो पैसा आएगा, पहले किसको पे कर दोगे? लोन को। ठीक है ना? लेकिन आप कहोगे सर फर्नीचर को बेच के तो पैसा सिर्फ 5,000 आ रहा है, जबकि लोन है कितना? 10,000 है। तो लोन वाले को समझाया जाएगा कि भाई साहब आपका लोन तो सिक्योर्ड था। हाँ, तो सिक्योर्ड था। किस बेसिस पे सिक्योर्ड था? फर्नीचर के बेसिस पे। तो जितना फर्नीचर बेच के रिकवर होगा उतना ही लोन आपका क्या है? सिक्योर्ड है। रिमेनिंग लोन आपका क्या हो गया? अनसिक्योर्ड। नहीं समझे? फर्नीचर बेच के जितना पैसा आएगा उतना तक सिक्योर्ड है। अगर फर्नीचर को सेल करके 10,000 आ जाता तो इसका मतलब सारा लोन क्या उसका? सिक्योर्ड। फर्नीचर बेच के 12,000 आता तो भी उसको 10,000 मिल जाता, और 2,000 वापस किसको? कंपनी को या फर्म को। लेकिन फर्नीचर बेच के कितना मिल रहा है? 5,000। तो 5,000 तो उसको हम पे करेंगे लेकिन रिमेनिंग 5,000 क्या करेंगे? क्या नहीं पे करेंगे? करेंगे। लेकिन वो लोन कौन सा हो गया उसका? अनसिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड की ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगी। पहले मैं सिक्योर्ड की पेमेंट करता हूँ उसका। देखिए मैं लोन में क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 बैंक करता हूँ। तुम ये मत समझना कि उसने फर्नीचर हमसे गिरवी लिया तो पूरा लोन उसका सिक्योर्ड हो गया। उसका लोन कितना सिक्योर्ड है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फर्नीचर को सेल करके कितना मिल रहा है, उतना ही सिक्योर्ड है। इसीलिए कभी कभार आप लोन लेते हैं या लोन लेने की कोशिश करेंगे आगे चल के, अगर आपसे आपका लेंडर गिरवी मांगेगा, सिक्योरिटी मांगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी लेने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपकी अच्छी जान पहचान नहीं है तो आपको लोन नहीं देगा। लोन कब देगा? जब आप क्या करोगे? ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी दोगे। वो बिल्कुल भी माइंड फ्री रहेगा उसका कि हम सिक्योरिटी बेच के क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ क्या हुआ, इस बंदे ने फर्नीचर पे लोन दे दिया उसको, फर्नीचर बेच के 5,000 मिला, और 5,000 लोन उसका क्या हो गया? अनसिक्योर्ड। अभी तक किस खुशफहमी में था बंदा? हो अभी तक किस बात की खुशी थी उसको कि हमारा लोन क्या है? सिक्योर्ड। लेकिन अब उसका लोन सिक्योर्ड 100% नहीं रहा। कितना रहा? सिर्फ 5,000, जिसकी पेमेंट हो चुकी है। रिमेनिंग 5,000 की पेमेंट बिजनेस देने से मना नहीं करेगा, लेकिन कहेगा भाई साहब अब आप क्या है? अनसिक्योर्ड है। और अनसिक्योर्ड लोन आप ही सिर्फ मेरे पास नहीं है, मेरे पास और कौन है? क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स भी क्या है? अनसिक्योर्ड लोन है, ये भी अनसिक्योर्ड है। तो अब सिर्फ आपको पेमेंट नहीं करेंगे, जो भी पैसा मेरे पास आएगा वो आप में और लोन में क्या करेंगे? बांटेंगे। आप में और लोन में क्या करेंगे? बांटेंगे। बात समझ गए? अगर मेरे पास मान लो 12,500 रुपये आया तो उसमें 20,000:5,000 के रेशियो बांटेंगे उसको। 20,000:5,000। क्यों? क्रेडिटर्स का अनसिक्योर्ड लोन कितना है? 20,000, और लोन का अनसिक्योर्ड कितना है?
5,000, तो रेशियो क्या हो गया 20,000 एंड 5,000, रेशियो क्या हो गया 4:1। अगर 5 रुपया आएगा तो 4 रुपये किसको दिया जाएगा क्रेडिटर्स को, 1 रुपया किसको दिया जाएगा लोन को। कहेगा अब आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए आपको क्रेडिटर्स के साथ साथ ट्रीटमेंट की जाएगी। बात समझ गए? ऐसे आप कर सकते हैं, जो भी पैसा आएगा उनको इस रेशियो में बांट देंगे। लेकिन बुक ने कुछ अलग तरीके से कर रखा है। बुक ने क्या कर रखा है, बुक कहता है कि अगर लोन का 10,000 में से 5,000 क्या हो गया अनसिक्योर्ड हो गया, तो 5,000 क्या हो गया अनसिक्योर्ड। अब ये भी अनसिक्योर्ड, ये भी अनसिक्योर्ड, तो दोनों क्या भाई भाई, या दोनों क्या बहन बहन, तो इनको अलग क्यों रखे, क्या करें इनको इसी में ट्रांसफ़र कर दें। तो बचे हुए लोन को किस में ट्रांसफ़र कर दिया गया क्रेडिटर्स, और अनसिक्योर्ड लोन कुल मिला के कितना हो गया 25,000। अब फिर इसकी पेमेंट कर दी गई कलेक्टिवली, ऐसा बुक में किया गया है। लेकिन जब बुक में ऐसा कर ही दिया गया है तो मैं ऐसा क्यों कराऊं, वो तो बुक से भी कर सकते हैं आप। मैं वैसा कराता हूं जैसा मैं कराना चाहता हूं, और वो क्या है रेशियो में बांटना चाहता हूं। नहीं बांट सकता हूं, कौन सी बड़ी बात है बांटना, बांट लेंगे। बुक के तरीके से चलना चाहते हैं बुक के तरीके से चल लीजिए, मेरे तरीके से चलना चाहते हैं मेरे तरीके से चलिए। कहोगे ज़्यादा अच्छा तरीका कौन है, मेरा ही है। पूछो क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों को कंबाइंड पेमेंट नहीं हुआ होगा, दोनों को अलग अलग दिया गया होगा, क्योंकि लोन कोई और है और क्रेडिटर्स कोई और है। ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच है कि लोन को कहाँ ट्रांसफ़र कर दो क्रेडिटर्स, और हिसाब किताब अपना होता रहेगा। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली बात आगे तब बढ़ेगी जब ये लोन एंड क्रेडिटर्स की पेमेंट हो जाएगी, और लोन एंड क्रेडिटर्स की पेमेंट तब हो पाएगी जब क्या बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। आइए बताइए बैंक अकाउंट में कौन कौन सा बैलेंस और कहाँ कहाँ से आया है। सबसे पहले आप देखिए कि बैंक की बैलेंस कितनी है। बैंक बैलेंस इज गिवन टू यू, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैंक बैलेंस है बोलो ना। हाँ बैंक बैलेंस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं है, तो मैं डैश करता हूँ यहाँ पे। टू कैश है, कैश यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कितना ट्रांसफ़र करेंगे 3120। और क्या है सर, तो रियलाइजेशन से कुछ पैसे आए हैं, एसेट को बेच करके। रियलाइजेशन से कुछ पैसे आए हैं, किसको बेच के, एसेट्स को बेच के। कितने पैसे आए जी बॉस, पार्डन 19,000। और बताइए कितने पैसे आपके पास अल्फा से आया है 600। इतने ही पैसे आए ना, लेकिन पैसा अभी तक गया कहाँ है, सिर्फ लोन को गया है। कितना गया है 5,000, लोन को 5,000 चला गया। बताइए कैश में कितना बच गया आपके पास, अब कुल मिला के देखो कैश में कितना बच गया। एक एक्सपेंस भी हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंस याद है, $220 हुआ है। अब कितना बैंक में बच गया 17,500। और मुझे किसको पे करना पड़ेगा, ये बाय क्या लोन अकाउंट एंड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। और अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। कितना हो गया मिला के देखो, कितना हो गया 22,720, 22,720। अब आप कहोगे सर ये सारा का पैसा लोन एंड क्रेडिटर्स को क्यों बांट दिया आपने, क्योंकि लोन एंड क्रेडिटर्स के मिल के कितने बनते हैं 25,000। जब तक उसकी पूरी पेमेंट नहीं होगी ना, किसी और को पेमेंट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते आप, क्योंकि पहले मैंने क्या कहा था रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर क्या कहा लोन सिक्योर्ड, और फिर क्या अनसिक्योर्ड। तो एक काम कीजिए 17,500 को आप
4:1 में बांट दीजिए, बताइए कितना आता है। 4:1 में बांट के कितना आता है? इसका आता है 14,000, इसका आएगा 3,500। मज़ा आ गया। 14,000 एंड 3,500, मज़ा आ गया ना? ओह, पक्की बात। तो क्या करेंगे सर, लोन को दे देंगे कितना, नहीं, क्रेडिटर्स को 14,000, लोन को 3,500, दोनों मिला कितना आ गया? 17,500। ठीक है जी बच्चों, बैंक अकाउंट तो क्लोज हो गया, बैंक का हिसाब किताब कंप्लीट। अब आइए आप यहाँ लिख लिया बैंक। सर जी यहाँ क्या बताना आपको, अब क्या आपने रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंस अभी तक दिखाया नहीं क्या? 220 यहाँ भी दिखा दो। चलिए कोई बात नहीं, पहले लोन की पेमेंट करते हैं। लोन कितनी पेमेंट की हमने? टू बैंक अकाउंट कितना? 3,500। क्रेडिटर्स की कितनी पेमेंट की? टू बैंक अकाउंट कितना? 14,000। क्रेडिटर्स का बनता कितना था? 20,000। कितना नहीं पे कर पा रहे हैं? 6,000। कहाँ जाएगा ये? डेफिशिएंसी अकाउंट। लोन यहाँ कितना है? 10,000। लोन यहाँ कितना है? 10,000। जो डिफरेंस है कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट कितना? 1,500। डेफिशिएंसी अकाउंट 1,500। मान गए जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओह, पक्की बात ना? देखो ये मैं जो ओ आ करता रहता हूँ, इसका मकसद ये होता है कि सीधा मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। होता क्या है ना कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि बच्चों को लोरी सा लगने लगता है। मजाक कर रहा हूँ कि सीरियसली बोल रहा हूँ, जैसा आप समझ लिया, आपकी मर्जी है। तो लोरी सा लगने में क्या होता है कि नींद आने लगती है, मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा सा आँख एकदम लाल सा हो जाता है, एकदम ऐसे से आने लगता है। तो इसलिए मैं बीच में क्या करता रहता हूँ, आपका अटेंशन ड्रॉ अपनी तरफ करते रहता हूँ अटपट हरकतों से। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन किसी किसी बैच में बच्चे लोग कहते आप डरा दो तो बिल्कुल भी वो हो करके, नहीं समझे? तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात तो आपके साथ अच्छी सी अभी अच्छी बातें हो गई है। लेकिन अभी लोन्स एंड क्रेडिटर्स को तो डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर दिए। ये सब बैलेंसिंग फिगर लिखिए यहाँ पे, ये सब क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। अब बात बच गई रियलाइजेशन लॉस निकालने की। निकालिए रियलाइजेशन लॉस या प्रॉफिट जो भी आता है, प्लस कीजिए। इसमें कुछ और बच गया क्या? कुछ नहीं बचा। प्लस कीजिए, कितना आएगा ये? 30,100। 30,100। लॉस कितने का आया? 11,100। किसको बांटोगे इसको? बाय अल्फा, बाय बीटा एंड बाय गामा। गामा ये सॉरी, अल्फा बीटा एंड गामा। किस रेशियो में बांटोगे? इक्वली। डिवाइड कर दो 3 से, कितना आएगा? 3,700। 3,700। कहाँ ले जाओ उसको? पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में लॉस इधर आता है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और पार्टनर को ये लॉस कैश में लाने होंगे ना। जो रियलाइजेशन लॉस होता है पार्टनर को कैश में लाना पड़ता है ना। पूरे क्लास में एक ही बच्चा समझ पा रहा है इस बात को क्या?
एक बच्चा और समझ रहा है, मुस्कुराहट से पता चलता है उसकी। आप भी समझ रहे हैं कि हिम्मत नहीं कर रहे हैं बोलने की। वो कहाँ से लाएगा सर? सही तो कहा उसने, कहाँ उसकी हैसियत बची है लाने की। और जो कैश लाने वाली बात थी वो कुछ किस में थी? गार्डनर्स वर्सेस मरे में थी। ये कौन सा गार्डनर्स वर्सेस मरे है? ये तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है, सबके सब बर्बाद हो गए। कौन लाएगा पैसा बताओ? बात समझ गए? तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब क्या करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे, कोई रास्ता नहीं बचता है। अल्टीमेटली बताइए अल्फा में कितना दिख रहा है आपको? 8600। 4000 डेबिट साइड में, 3700 डेबिट साइड में, और जो बचेगा क्या कहलाएगा? वो डेफिशिएंसी। ये 8600 है, ये भी कितना होगा? 8600। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 900। कहाँ जाएगा वो? डेफिशिएंसी अकाउंट। कहाँ जाएगा वो? डेफिशिएंसी अकाउंट में। 900 कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी में। उसके बाद बच्चों इसका बचता है 6000, इधर इधर भी 6000 होगा। यहाँ ज़्यादा है, 7700 है, तो इधर ज़्यादा है, 7700 है, तो इसका क्या होगा? बाय डेफिशिएंसी कितना? 1700। सिमिलरली वाई का भी इधर कितना है? 7700। कितना बचेगा इसका? सबसे ज़्यादा चूना किसकी वजह से लगा है? गामा की वजह से, जिसको मैंने गलती से वाई बोल दिया था अभी, ये गामा है एक्चुअली। सबसे ज़्यादा चूना गामा ने लगाया है, उससे कम चूना बीटा ने लगाया है, और चूना लग किसको गया? अल्फा को। कितने का? 900 का। और चूना किसको लगा? क्रेडिटर्स को और लोन को। जब ये सब लोग मिलेंगे तो मुस्कुरा कौन रहा होगा? ये बीटा और गामा मुस्कुरा रहा होगा। बीटा तो मुस्कुरा रहा होगा, गामा तो गले फाड़ फाड़ के हंस रहा होगा। और सर किसके झुके होंगे? थोड़ा सा सर झुका होगा किसका? अल्फा का। और सबसे बुरा स्थिति किसका रहा होगा? क्रेडिटर्स का। मैं ये बातें जानता हूँ क्यों बोल रहा हूँ? आप डेफिशिएंसी को पहचानो, किसका कितना नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। भरपाई तो नहीं हो सकता, लेकिन पहचाना तो जरूरी है ना। लेकिन लास्टली मुझे क्या बनाना पड़ेगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। बनाइए डेफिशिएंसी अकाउंट। देखिए अब डेफिशिएंसी अकाउंट। और इसमें क्या होने वाला है? जो डेफिशिएंसी उधर क्रेडिट में था वो किधर आ जाएगा? डेबिट में। जैसे कि क्रेडिटर्स का यहाँ आ जाएगा, लोन का यहाँ आ जाएगा, और अल्फा का यहाँ आ जाएगा। क्रेडिटर्स कितना था? 6000। लोन कितना था? 1500। अल्फा कितना था? 900। अल्फा 1900 900 था। अल्फा का 900 है। इधर किसका सर? बीटा का। कितना बीटा? बोलो ना। और कितना गामा? ये दोनों क्या करना चाहिए? मैच। डेफिशिएंसी मैच करना चाहिए। देखो मैच कर रहा होगा, नहीं कर रहा तो कहीं मिस्टेक हुआ होगा। दोनों साइड हो रहा है, देखो ना। 7। उल्टा बना दिया, मैंने उल्टा बना दिया, तो इसका क्या रास्ता फिर? अब काटूंगा क्यों मैं यार?
लेकिन ऐसा अमेरिकन सिस्टम होता है। तो सही में बच्चों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको सही कर देता हूँ। मैंने जो बोला लिखते वक्त वही उल्टा कर दिया। कुछ नहीं, इधर क्या कर दो। तो आप पहले से क्यों नहीं बोलते? आप सही होते हैं तो फिर चुप रहते हैं आप, किससे डरते हैं आप? 8400, ये क्रेडिटर्स, ये लोन, और ये क्या अल्फा, ये बीटा और ये गामा, कितना? ये आपका मिस्टेक। और डेफिशिएंसी कौन क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। बात समझ गए? डेफिशिएंसी कौन क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। ऑफ कोर्स क्रेडिटर्स अकाउंट में अगर वो डेबिट साइड में है तो डेफिशिएंसी में किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। लेजर पोस्टिंग है, एब्सेंट माइंड की वजह से ऐसा हुआ है, एंड ह्यूमन एरर होता है ये चीज़। ठीक है बच्चों, तो आप ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी तो समझ गए, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल केस अभी आप समझे हैं। इसके कुछ टेढ़े मेढ़े केस भी होते हैं। क्या ये सवाल आपके बुक में? इंसॉल्वेंसी ऑल पार्टनर्स एंड यूज ऑफ इक्वेशन, देखो है, देखो अगला 14th क्वेश्चन, यूज ऑफ इक्वेशन है ना? हाँ है ना? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है ना? लेकिन आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।